Hello students, today we are going to study virus, viroids, lichens. तो आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है, वायरसेस। अब हम देखते हैं कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हमने शुरू से देखा कि साइंटिस्ट ने 2 किंगडम सिस्टम दिया, 3 किंगडम दिया, 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने दिया, 6 किंगडम भी आया क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स दिए। इतने तरीके के क्लासिफिकेशन हुए, एडवांसमेंट्स हुई, पर कुछ ऐसे हैं लोग जिनको कहीं कोई प्लेस नहीं मिली। वो बेचारे वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेन्स हैं। अभी एक और भी नाम इसमें जुड़ जाता है, प्रियॉन्स। आप देखोगे इनको किसी भी क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली बेचारों को जगह किसी भी किंगडम में? हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इनको लिविंग बीइंग ही नहीं माना गया। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, यूकैरियोटिक सेल है, चलो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यूनिसेलर को भी स्पेस मिल गई प्रोटिस्टा में। प्रोकैरियोटिक है, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरियोटिक, उनको भी स्पेस मिल गई। पर जो सेल ही नहीं है, प्रोकैरियोटिक भी नहीं है, नया न्यूक्लियस पुराना न्यूक्लियस छोड़ो, जिसमें सेल ही नहीं है, उसको लिविंग ही नहीं माना गया, तो हम कैसे उसको कहाँ प्लेस दें आखिर? जो हमने लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, मिस्टर क्रेंग्स, आपको याद होंगे। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मींस मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेंसिटिविटी हुई, वो कोई भी कैरेक्टर इसमें है ही नहीं। जब वायरस बॉडी के बाहर पड़े हैं तो पूरी तरह से इनर्ट फॉर्म में पड़े हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, ना मेटाबॉलिज्म हो रही है, ना मूवमेंट हो रहा है, ना रेस्पिरेशन हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही है। फिर कैसे हम उसको लिविंग बीइंग कह दें? फिर हमने देखा था कि लिविंग बीइंग में से कौन सा उसका मोस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कई सारी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, पर ये ना यूकैरियोटिक ना प्रोकैरियोटिक, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है वायरस में। ना इनमें सेल मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म है, ना न्यूक्लियस है, ना सेल ऑर्गेनल्स हैं, कुछ है ही नहीं। तो इनको कहाँ से हम लिविंग बीइंग कह दें? और जब हम इसको लिविंग ही नहीं कह सकते तो हम इसको स्पेस कहाँ पे दें, क्लासिफिकेशन में कहाँ रखेंगे? तो ये हो गई बात कि वायरस सेल नहीं है। तो क्या कहें, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है। बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग फॉर्म में है, बॉडी के अंदर ये लिविंग है। तो वायरस, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स, अभी हम देखेंगे क्या होते हैं। ये कोई भी इनमें से हम अलाइव नहीं कह सकते, इनको लिविंग नहीं कह सकते, पर फिर भी इतना बड़ा तहलका क्यों मचा रहे हैं पूरी दुनिया में? ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सेलुलर बॉडी नहीं है इनमें। कैसी बॉडी है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। जब ये किसी लिविंग सेल के बाहर हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में पड़े हैं, तो क्रिस्टल के फॉर्म में, इनर्ट फॉर्म में ऐसे ही पड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते, ना अपने को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ना ग्रो कर सकते हैं, ना न्यूट्रिशन ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब ये बॉडी के बाहर पड़े हैं, सिंपल इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़े हुए हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों पूरी दुनिया को ऐसे हिला के रख दिया है इन्होंने, जब ये इनर्ट क्रिस्टल हैं? इनर्ट क्रिस्टल तो हैं ये बॉडी के बाहर। जैसे ये होस्ट के अंदर पहुंचे, किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंचे, फिर तो देखो इन्होंने क्या धमाल मचाया है। जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंचते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वायरस की यही है कि होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं। इसके पास अपना खोने को कुछ भी नहीं है। ये होस्ट का ही, न्यूक्लियस होस्ट का, साइटोप्लाज्म होस्ट के न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ होस्ट सेल का यूज करेगा और अपने को रेप्लिकेट करेगा। एक वायरस अंदर एंटर हुआ और उसने देखो जाकर अंदर 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 सारा सामान यूज किया होस्ट सेल का, और बहुत सारे रेप्लिका फॉर्म करके अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली।
ढेर सारे अपने बच्चे कच्चे बना लिए और इस सेल को मार धाड़ के किल करके बाहर निकल आया। ठीक है, बाहर निकल आया, इस सेल की जरूरत नहीं रही, इसको किल कर दिया। इतना ये खतरनाक है। जब ये लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है तो होस्ट की ही मशीनरी को यूज करते हुए रेप्लिकेट कर लेता है और होस्ट सेल को किल कर देता है, इसलिए है खतरनाक। हम वायरस को मारने का ट्राई करेंगे तो एक्चुअली हम अपनी सेल को ही मार लेंगे क्या? हमारी ही सेल तो इस वायरस के लिए फैक्ट्री का काम कर रही है। हमारी ही सेल है वायरस फैक्ट्री और उसमें बन रहे हैं ढेरों वायरस। अगर थोड़े से भी वायरस एंटर कर गए फिर तो बस। तो इस तरीके से वायरस हमारे बॉडी में रेप्लिकेट करते हैं। अच्छा, जब शुरुआत से हम बात करें कि वायरस की कहानी कब लोगों को समझ में आने लगी, पहले तक तो धीरे धीरे हमने जानने शुरू किए ऑर्गेनिजम्स। तो पहले बैक्टीरिया के बारे में हमने जाना कि कोई ऐसा माइक्रोब है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है या कुछ कुछ कर रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है, बुरे भी कर रहा है। अच्छा, हमने जो भी ऑर्गेनिजम्स देखे हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, फंगस भी कुछ अच्छे हैं, एडिबल हैं, कुछ बुरे हैं, बैक्टीरिया भी एटलीस्ट कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। पर ये जो वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स हैं, ये तो बिल्कुल बेकार ही हैं सारे के सारे, कुछ अच्छा है ही नहीं किसी में। वायरस नेम का मीनिंग ही है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। वेनम कहते हैं ना जहर को, स्नेक वेनम, तो वेनम है पॉइजनस फ्लूइड। पहली बार ये टर्म वायरस किसने दिया था? पाश्चर ने दिया था। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर ने सबसे पहली बार टर्म वायरस दिया था पॉइजनस फ्लूइड के लिए। आगे स्टोरी बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं इवानोवस्की। कैसे याद रखोगे इतना बड़ा नाम, प्यारा सा ईवा, लड़कियों का नाम होता है ना ईवा। नाउ, अभी नाउ स्काई, ईवा नाउ स्काई, ईवा नाउ स्काई, 3 टर्म्स में स्प्लिट कर दो, याद हो जाएगा नाम। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं याद करा रही हूँ। ईवा नाउ स्काई, इन्होंने 1892 में देखा कि कोई माइक्रोब है जो टोबैको प्लांट में मोज़ैक डिजीज कॉज कर रहा है। टोबैको प्लांट में मोज़ैक डिजीज कॉज हो रही है, ठीक बात, कोई इसको कर रहा है कॉज, इन्होंने ये बात कही। कौन कर रहा है जानने के लिए, ये है टोबैको मोज़ैक वायरस। बाद में पता चला, भी देखते हैं हम। इवानोव्स्की ने क्या किया, इन्होंने जो एक इन्फेक्टेड प्लांट था उसका फिल्ट्रेट निकाला, ठीक है, उसका सैप निकाला। उस फिल्ट्रेट को, इन्फेक्टेड प्लांट के फिल्ट्रेट को किसी हेल्दी प्लांट में डाला तो देखा कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो गया। इसका मतलब, और जो हेल्दी प्लांट इन्फेक्टेड हुआ उस सैप को पहले इन्होंने फिल्टर कर लिया था, छान लिया। चाय आप छानते हो ना, तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है। इन्होंने भी छान लिया, फिल्टर कर लिया उस सैप को, इन्फेक्टेड प्लांट के सैप को दूसरे हेल्दी प्लांट में डालने से पहले फिल्टर कर लिया। फिल्टर अभी इधर अच्छे से दिखाती हूँ मैं। फिल्टर करा, ये देखो इन्होंने फिल्टर किससे किया, बड़ी स्पेशल एक इन्होंने डिज़ाइन किया, ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से फिल्टर किया। यानी कि ऐसा छन्नी, ऐसी सीविंग प्लेट, ऐसा फिल्टर यूज़ किया जिसमें से बैक्टीरिया नहीं निकल सकते थे। बैक्टीरिया के साइज से भी छोटे उसमें पोर्स थे, बैक्टीरिया उसमें से नहीं निकल सकते थे। यानी जो सैप नीचे गया फिल्टर होने के बाद उसमें कुछ ऐसी चीज़ गई जो बैक्टीरिया से भी छोटी थी। तो इवानोव्स्की ने सोचा कि वो शायद कोई टॉक्सिन होगा, कोई केमिकल होगा, किसी माइक्रोब का कुछ सैप होगा जो जाके हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। ये बात थी इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने ये बात जान ली कि जो इन्फेक्टेड प्लांट का सैप हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, वो जो भी है वो एटलीस्ट बैक्टीरिया से छोटा है, बैक्टीरिया नहीं है। पहले उन्होंने सोचा शायद बैक्टीरिया होगा क्योंकि उतनी ही नॉलेज थी। फिर उन्हें जब फिल्टर करने के बाद पता चल गया कि जो भी है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो रहा है। समझ में आ गई बात? इतना काम इवानोव्स्की का था। क्लियर है? बीजरिंग आए उसके आगे की कहानी बढ़ाने। बीजरिंग ने
बेजरिंक, इन्होंने इवानोव्स्की वाले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा अच्छे से और किया। इन्होंने भी क्या किया, यहाँ पर देखो, ये तो इवानोव्स्की की बात हो गई, अब हम बेजरिंग की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये जो फिल्टर से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इसको पास किया सैप को, और फिर कई हेल्दी प्लांट्स में डाला और देखा सारे हेल्दी प्लांट्स इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। एक हेल्दी प्लांट में डाला, उसका सैप दूसरे में डाला, फिर उसका सैप अगले में डाला। इट मीन्स अगर ये कोई टॉक्सिन होता तो एक बार प्लांट को इन्फेक्ट कर देता, बार बार उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती ना, जैसे पॉइजन का अमाउंट होता है ना, इंटेंसिटी कम होती चली जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब जो भी चीज़ है वो रेप्लिकेट भी हो रही है, अपने अमाउंट को, अपने नंबर को मेंटेन कर रही है। तो बेजरिंक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड, ये एनसीईआरटी का ये लाइन, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। मैं बताती हूँ क्या होता है। ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए भी, आपके बोर्ड और ये नॉन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है वो इन्फेक्शियस है, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट है इन्फेक्टेड प्लांट का, जिसने टोबैको को डिजीज्ड किया, इसने कई हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्टेड कर दिया। क्या इसके लिए इन्होंने ये टर्म दिया, कंटेजियस वाइवम फ्लूइडम। ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, ये याद रखना है। किसने दिया, बेजरिंक ने। कैसे याद कर सकते हो, बीसी है ना, वो इतने बीसी, वो बिफोर क्राइस्ट, हम लोग किसी डेट्स के पहले यूज करते हैं ना बीसी, तो वैसे याद कर लो, बी के साथ सी होता है ना, बीसी। बेजरिंक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा। इससे पहले इवानोव्स्की, हमने नाम को तोड़ा है, काफी अच्छे सा नाम बना दिया है। उन्होंने देखा टोबैको मोज़ैक वायरस डिजीज हेल्दी इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में हो गई। वायरस नाम किसने दिया, लुई पास्चर ने दिया। तो हम डिस्कवरी को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट साइंटिस्ट पढ़ने हैं हमको, स्टेनले, WM स्टेनले, ये हैं स्टेनले। इन्होंने पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किया, पहली बार वायरस को क्रिस्टलाइज्ड किया। इससे पहले तक कोई छोटा सा छोटा ऑर्गेनिज्म भी क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता था, बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते थे। पहली बार इन्होंने क्रिस्टलाइज किया वायरस को। इसके बाद कंफर्म हो गई बात कि जो भी ये डिजीज कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो कोई एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म है, जिसको वायरस कहा था। किसने, पास्चर ने। तो ये क्रिस्टलाइज किसने किया, स्टेनले ने। नाम में बार बार ऐसा आ रहा है ना, क्रिस्टलाइज्ड किया किसने, स्टेनले ने। बेजरिंक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम कहा, BC। SS आ रहा है, स्टेनले ने करा, नाम पास्चर ने दिया। ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। हमने बात की थी ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव, फंगस में बात की थी। मींस इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये एज अ पैरासाइट ही रह सकते हैं। होस्ट मिला तो एज अ पैरासाइट रहेंगे, वरना इनके पास सर्वाइवल का दूसरा मोड नहीं है। ना कभी सैप्रोफाइट बन सकते हैं ना कुछ और, दे विल ऑलवेज बी पैरासाइट। और साथ में ये बहुत स्पेसिफिक भी होते हैं, किसी पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट करेंगे। कोई पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया को ही सिर्फ करेगा, हमें नहीं करेगा। जो ह्यूमन बीइंग को करेगा वो दूसरे किसी प्लांट्स या बैक्टीरिया को नहीं करेगा। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बाहर तो इनर्ट होते हैं, पर जब होस्ट में जाते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर होता क्या है, सेल तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, सिर्फ दो चीजें होती हैं, याद रखना है। एक जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरा इसके पास प्रोटीन की कवरिंग होती है। एक अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या DNA या RNA, दोनों कभी नहीं होते साथ में। तो या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगे। और बाहर प्रोटीन की कवरिंग होती है। यहाँ पर देखो, ये बाहर प्रोटीन की कवरिंग है, ठीक है ना, ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स लगे हुए हैं। और ये है RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये इन्होंने क्रिस्टलाइज किया है, क्रिस्टल्स हैं। तो
या डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और बाहर है प्रोटीन की कवरिंग। यहाँ पर देखो कुछ वायरसेस के टाइप्स हैं, या तो आरएनए है या डीएनए है, या आरएनए है या डीएनए है, दोनों किसी में भी नहीं है। किसमें क्या होता है हम जरा ये भी देखते हैं। ये जो भी इसमें जेनेटिक मटेरियल है, प्लांट्स बेचारे सीधे साधे होते हैं, प्लांट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। प्लांट्स में हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं। प्लांट में नहीं होता सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ोगे आगे जाके। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है प्लांट्स में। बैक्टीरिया थोड़े से स्मार्ट होते हैं, बैक्टीरिया में बिल्कुल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये दो एक्सट्रीम चीजें हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो प्लांट्स बिल्कुल सीधे साधे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। बैक्टीरिया बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, छोटे से हैं, खुद ही माइक्रोबियल मीन्स खुद ही इन्फेक्शियस हैं। तो इनमें जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये याद रखना है। अब आते हैं एनिमल्स, मीन्स ह्यूमन बीइंग हम मान लेते हैं एनिमल्स। तो ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, आप जानते हो। ह्यूमन बीइंग समझते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी में इतने हम महारथी हैं कि पूरी दुनिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर भगवान ने एक ऐसा क्रिएचर बनाया इंसान को ये दिखाने के लिए कि कोई है जो तुमसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। वो ऐसा है कि इंसान को यानी एनिमल्स को हर तरह की रेंज वाले वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी, सभी 3 तरह के वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये बात याद रखनी है। प्लांट्स को सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बेचारे सीधे साधे। बैक्टीरिया को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पर ह्यूमन बीइंग्स यानी एनिमल्स को कैसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कर सकता है इन्फेक्ट, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स को। तो अभी हमने बात की थी बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं वायरस। छोटे से बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करने वाले बहुत सारे छोटे छोटे वायरसेस होते हैं, इनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फेज मीन्स जो फैगोसाइटोसिस कर लेता है, खा जाता है। तो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस बैक्टीरियोफेजेस हैं ये। अब ये आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इनमें, ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर इस तरीके का हेक्सागोनल हेड है, फिर जैसे हेड होता है आप में, फिर इसमें कॉलर है, कॉलर जैसे कॉलर होती है, फिर ये इसका बीच की बॉडी है और यहाँ पर ये इसके टेल्स हैं, 6 टेल्स हैं, वैसे लेग्स जैसे हैं पर ये टेल फाइबर्स हैं। तो सबसे ऊपर इसका हेड है, हेड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, फिर है इसकी कॉलर, फिर ये इसकी बॉडी और यहाँ पर ये इसके टेल फाइबर्स हैं। जब भी हम बात की हमने जेनेटिक मटेरियल होता है अंदर और बाहर होती है प्रोटीन की कवरिंग। यहाँ प्रोटीन की कवरिंग में ये जो सिंगल यूनिट है इसको कहते हैं हम कैप्सोमियर्स। जो पूरा प्रोटीन का कोट है, कवरिंग है, उसको बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, पूरी प्रोटीन की जेनेटिक मटेरियल अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करता हुआ बाहर से जो प्रोटीन कवरिंग है वो है कैप्सिड। और उस कैप्सिड में जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स, याद रखना है। और अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल। कैप्सोमियर्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे भी ये कई तरह के हो सकते हैं। कैसा कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, हेलिकल हो सकता है, पॉलीहीड्रल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। हेलिकल देखो, जैसे हमने याद है टोबैको मोज़ेक वायरस देखा था, टोबैको मोज़ेक वायरस हेलिक्स के शेप में है, हेलिकल है ये हेलिकल हो सकता है, ये पॉलीहीड्रल हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है। तो ये कई शेप्स का हो सकता है ये इसकी प्रोटीन की कवरिंग। तो ह्यूमन बीइंग में आप जानते हो बहुत तरह के वायरसेस हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
मोस्ट कॉमन एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो एड्स कॉज करता है, HIV वायरस। तो HIV वायरस जो एड्स कॉज करता है, आप बड़े अच्छे से इसके बारे में जानते हो, कैसे इन्फेक्शन करता है, किन मोड से, और क्या क्या करता है, इम्यूनिटी लॉस कर देता है हमारे बॉडी में। तो इसमें डेथ तो होनी ही है, भले ही हम डेथ को प्रोलॉन्ग कर सके मेडिसिन से। हेपेटाइटिस बी बड़ी खतरनाक बीमारी है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे वायरसेस। अभी सार्स वायरस ने कुछ टाइम पहले बिल्कुल तहलका मचा के रख दिया था, बहुत सारे ऐसे। अभी एक नया वायरस है कोरोना वायरस, आप बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े अच्छे से जानते हो कि क्या हाल है आज दुनिया का। एक छोटे से ऑर्गेनिज्म भी क्या कहना, एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो बाहर पड़ी है, वो अंदर आके क्या कुछ कर रही है। तो ये बहुत सारे वायरसेस हैं जो ह्यूमन बीइंग्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। रोटा वायरस है, बहुत भयंकर वाले, लूज मोशन कॉज करता है। एक रेबीज़ वायरस है जो डॉग्स में होता है और डॉग्स के नर्वस सिस्टम को जाके इन्फेक्ट करता है। डॉग्स एकदम उनका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, और अगर वो डॉग किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर ले तो उसके अंदर भी ये वाला वायरस चला जाता है और उसका भी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये बहुत ही फेटल बीमारी है, इसमें डेथ होनी ही होनी है। तो हम ये देख रहे हैं ना कि हैं इतने छोटे पर बीमारी इतनी बड़ी भयंकर वाली कर रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तो क्योरेबल हैं भी, पर वायरस इन्फेक्शन क्योरेबल नहीं है। आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्यों नहीं है क्योरेबल, क्यों नहीं बन पा रही हैं वैक्सीन्स, या क्यों नहीं होती एंटीबायोटिक्स इसके अगेंस्ट काम करती हैं? बिकॉज वायरसेस हैव वेरी फ्यू ऑफ देयर ओन बायोकेमिकल मशीनरी या मैकेनिज्म। पर वैक्सीनेशन हम बना सकते हैं, मीन्स हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर ले तो इम्यून सिस्टम ही उसको किल कर सकता है। बाकी तो कुछ ऐसी मेडिसिन नहीं बना सकते वायरस के अगेंस्ट। ना सिर्फ एनिमल्स में बल्कि प्लांट्स में भी बहुत तरह के डिजीजेस कॉज करते हैं। कैसे पहचानोगे? मोज़ैक नाम जहाँ भी मिल जाएगा किसी डिजीज़ के साथ मोज़ैक लगा है वर्ड, वो वायरल इन्फेक्शन है। तो मोज़ैक, ये हमने सिम्टम्स यहाँ पर बताए हुए हैं। प्लांट्स में जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? मोज़ैक फॉर्मेशन हो सकता है, लीफ की रोलिंग हो सकती है, लीफ रोल हो जाती है, थोड़ी थोड़ी देखी होंगी आपने, लीफ कर्ल हो जाती है, येलोइंग हो जाती है लीफ की, ग्रीन लीव्स येलो हो जाती है, और वेन क्लियरिंग, देख रहे हो ना, वेन पे कलर चला गया है, वेन क्लियर हो गई है, वेन क्लियरिंग हो गई है। प्लांट डॉर्फ रह जाएगा, प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो प्लांट्स में होते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब एक नया चीज़ है, हम वायरस की बात कर रहे हैं। वायरस के पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन की कवरिंग है। एक उनसे भी महान है, उनसे भी 2 कदम आगे है, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स नाम से कुछ आ रहा है डिवॉइड, तो इनमें कमी है। वायरॉइड्स आर डिवॉइड ऑफ। वायरस में जो 2 चीज़ें, उनमें से एक चीज़ इसमें नहीं है, प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, बिल्कुल नेकेड है। बेचारे के पास, वायरस के पास तो कुछ तो था उस जेनेटिक मटेरियल को ढकने के लिए, कवर करने के लिए। ये तो बिल्कुल नेकेड है। सिर्फ यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, फ्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसके बाहर कोई कपड़े नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, प्रोटीन कवरिंग, कैप्सोमियर, कैप्सिड कुछ भी नहीं है। क्या है? ये फ्री आरएनए है, प्रोटीन कोट नहीं है, और बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट है। इसका याद रखना है इस बात को। हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं, बहुत छोटे से मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए है। अच्छा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। डायग्राम देखो, आपको भले ही डबल स्ट्रैंडेड लग रहा होगा, पर यहाँ पर एक्चुअली सिंगल स्ट्रैंडेड की फोल्डिंग ऐसी हो रखी है कि ये इस तरीके का दिख रहा है, और बीच में यहाँ पर ना जो कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो गए हैं, पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। याद रखना है वायरॉइड। अब इसके बारे में पता कैसे चला था? एक साइंटिस्ट टीओ डाइनर, डाइनर मतलब कुछ डिनर से रिलेटेड है, तो डाइनर ने, डिनर मीन्स एक, डिनर में ना मोस्ट कॉमन या खाने में सबसे मोस्ट कॉमन वेजिटेबल का नाम ले तो पोटैटो है, ठीक है, उससे याद रखोगे। डिनर मतलब पोटैटो, सब्जी, आलू, सब्जी खाना है मतलब 2-4 सब्जी में से एक तो पोटैटो होगा ही होगा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज,
पोटैटो जो नॉर्मल ट्यूबर शेप के होते हैं वो स्पिंडल शेप के हो गए थे। स्पिंडल होता है ना, बीच में मोटा किनारे पे पतला। टी.ओ. डायनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार देखा एक नए तरीके का इन्फेक्शन है पोटैटो में डिजीज कॉज कर रहा है कोई, जो कि डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसलिए इसको पीएसटीवी भी कहते हैं, पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। तो पोटैटो में जो ये डिजीज हो रही थी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वायरॉइड, क्योंकि इसमें सिर्फ आरएनए था, प्रोटीन कवरिंग नहीं थी। पहले उन्होंने सोचा वायरस है, पर वो वायरस नहीं था एक्चुअली, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया वायरॉइड, डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, ओनली जेनेटिक मटेरियल, दैट इज वायरॉइड। लो मॉलिक्यूलर वेट है। इतनी बात तो आपके एनसीईआरटी में। एक चीज मैं एडिशनल बता रही हूँ, एक ऐसा भी मिला जो वायरॉइड से भी छोटा, सिर्फ प्रोटीन कवरिंग का है। मींस वायरस की दो चीजें, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। एक जेनेटिक मटेरियल वाला हो गया वायरॉइड, एक सिर्फ प्रोटीन है जो इन्फेक्शियस है, जो इन्फेक्ट कर सकती है, वो है प्रियॉन। उसको कहते हैं प्रियॉन। प्रोटीन से वर्ड है प्रियॉन, ठीक है। तो इन्फेक्शियस प्रोटीन भी होती हैं, इनकी फोल्डिंग्स थोड़ी अजीब तरह की होती हैं, तो ये भी भयंकर वाली डिजीजेस कॉज करती हैं, प्रियॉन्स भी। अब हम अच्छे ऑर्गेनिज्म पे आ जाते हैं, लाइकेन्स। लाइकेन्स की बात आप कर चुके हो, फंजाई में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये प्यार भरा रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, म्यूचुअली दोनों खुशी खुशी प्यार से रहते हैं। कौन कौन? एल्गी और फंजाई। तो ये दोनों ऊपर नीचे फंगल हाइफी है, बीच में ये एल्गी है। अब एक नाम याद रखना है आपको, फंगल हाइफी, फंगल पोर्शन को कहते हैं माइकोबायोन्ट। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोन, माइको होता है फंगस से रिलेटेड वर्ड। फंजाई की स्टडी क्या होती है? माइकोबायोलॉजी। फंजाई की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट माइकोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। तो फंजाई के लिए टर्म है माइकोबायोन्ट, जबकि एल्गी के लिए वर्ड है फाइकोबायोन्ट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपने फंगस में पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज, पर फाइको एक्चुअली फाइको प्लांट से रिलेटेड है ना, ग्रीन होते हैं एल्गी। तो फाइकोबायोन्ट है यहाँ पर एल्गी, जबकि माइकोबायोन्ट है फंजाई। कौन क्या करेगा आपको पता है, ग्रीन है फाइकोबायोन्ट यानी एल्गी, वो ऑटोट्रॉपिक हैं, और जबकि ये फंगस हेटेरोट्रॉपिक है। यहाँ पर ये दोनों प्यार से हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। बात की थी हमने पहले, कौन बाहर से खाना लाता है, कौन शॉपिंग करके आता है? फंगस। फूड, वाटर, मिनरल मीन सब कुछ एब्जॉर्ब करता है बाहर से, ये फंगस करके जाके एल्गी को देता है। एल्गी घर पर रहकर खाना बनाती है और इसको देती है। दोनों प्यार से साथ में रहते हैं। ये शेल्टर भी देता है और फूड भी देता है। फंजाई प्रोवाइड शेल्टर और बाहर से लेकर आता है न्यूट्रिएंट, हस्बैंड वाले सारे काम। हस्बैंड देता है ना वाइफ को शेल्टर भी, और फूड एब्जॉर्ब करके मीन्स बाहर से सामान लेकर आता है। एल्गी घर पर रहकर फूड प्रिपेयर करती है और जब आता है पार्टनर तो उसको खिलाती है। इस तरीके से लाइकेन दोनों प्यार से आपस में रहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में। जब आप इनको देखोगे तब आप सोचोगे कि ये किसी प्लांट में फूल हैं ब्यूटीफुल से, पर नहीं, आप ऐसा इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि ये कोई एक प्लांट नहीं है, बल्कि ये दो ऑर्गेनिजम्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ये इस तरीके से आपस में मिंगल होकर रहते हैं। और एक चीज़, आपने कभी देखे हैं ऐसी स्ट्रक्चर अपने आसपास के एरिया में? अगर हाँ, तो यू आर वेरी लकी कि आप बहुत ही क्लीन प्योरीफाइड से एटमॉस्फेयर में रहते हो, एयर पोल्यूशन फ्री एरिया में रहते हो। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपने ये स्ट्रक्चर्स नहीं देखी हैं अपनी सराउंडिंग में, इट मीन्स आप एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हो, क्योंकि लाइकेन्स आर एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। जहाँ कहीं भी पोल्यूशन आएगा लाइकेन्स भाग जाएगा। तो अगर आपकी सराउंडिंग में ये नहीं है तो इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन करो सो दैट लाइकेन्स वहाँ पर आ सके। This is all about the chapter biological classification. होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा।
याद हो गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा ये सब कुछ लर्न करना। तो अगर आपने एंजॉय किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।